हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम टू वीएस एजुकेटर। तो कैसे आप लोग? एकदम बढ़िया। इसी के साथ मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हूं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है ये ज्यादा हो गया क्या? ठीक है, तो ध्यान दो, मैं आज एक नया चैप्टर सिखाने वाला हूं जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये जो चैप्टर है बहुत ज़्यादा इजी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इस चैप्टर के वेटेज भी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये चैप्टर को हम बहुत इजी तरीके से पढ़ने वाले डायग्रामेटिक व्यू के साथ में ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और इस चैप्टर को मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि लाइफ प्रोसेस जैसे चैप्टर फट से ख़त्म कैसे हो गए। ठीक है, तो चलिए फिर बिना देरी के चैप्टर को शुरुआत करते हैं। ठीक है, ध्यान दो बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बताना चाहूंगा कि लाइफ प्रोसेस मतलब क्या होता है। ठीक है, इसी के साथ में लाइफ प्रोसेस के बारे में आपने 9th स्टैंडर्ड में भी थोड़ा बहुत जानकारी लिया है, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन लिया है। ठीक है, ध्यान दो, लाइफ प्रोसेस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी बॉडी को सस्टेन करने के लिए जितने भी प्रोसेस होते हैं इन सबको कलेक्टिवली बोला जाता है लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ इज फॉर द सस्टेनिंग एंड द प्रोसेसेस इज फॉर द प्रोसेसेस। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में बताता हूं, आपकी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन होता है, सर्कुलेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक है, एक्सक्रीशन होता है, ठीक है, और क्या होता है, और बहुत सारी चीजें होती रहती है। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस क्या काम करता है कि आपकी बॉडी को जिला रहा है। अगर आप रेस्पिरेशन नहीं करोगे तो आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा, सर्कुलेशन नहीं होगा तो वो एनर्जी कहीं जाएगा नहीं। ठीक है ना, अगर इन सब के अंदर कोई भी प्रोसेस काम करना बंद कर दिया तो आपका बॉडी खत्म। ठीक है, तो ये सब प्रोसेस को ही मिला के बुलाता है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ये चैप्टर पढ़ने से पहले आपको मैं थोड़ी सी मतलब कि बता देता हूं कि आपको चैप्टर में पढ़ना क्या क्या। ठीक है ना, मेनली ये जो चैप्टर है 4 सेक्शंस में डिवाइडेड। कितने सेक्शन में? 4। पहला है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेसेस, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म और उनके अंदर लाइफ प्रोसेसेस का मतलब क्या है, लाइफ प्रोसेस होता कैसे है। ठीक है ना, और लाइफ प्रोसेस करने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है। ठीक है, ये पहला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत इजी के साथ में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा टॉपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है, तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर एनर्जी का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, क्योंकि विदाउट एनर्जी नो वन कैन सर्वाइव। ठीक है, तो एनर्जी बनाने के लिए हमें किन किन ऑर्गेनिज्म की जरूरत है, कौन से प्रोसेस से गुजरना पड़ता है और एट लास्ट आपका एनर्जी प्रोडक्शन कैसे होगा। ठीक है, ये आपका सेकंड टॉपिक। थर्ड टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि सम न्यूट्रिएंट एंड एनर्जी एफिशिएंसी। ठीक है, मतलब कि आप ऐसे कौन से चीज को खाओ, कौन से न्यूट्रिएंट को लो कि जिससे आपकी एनर्जी की एफिशिएंसी बढ़ जाए। ठीक है, मतलब कि आप ऐसा क्या खाओ, यानी कि जो भी आप खा रहे हो उससे कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रहा है और वो एनर्जी कितना टाइम तक काम करेगा। ठीक है, ये आपका थर्ड टॉपिक। ठीक है, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे और मैं कुछ आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूंगा कि आपको अपनी बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए कौन सी चीज़ खानी चाहिए और कौन सी चीज़ से कितना आपको एनर्जी मिलेगा। ठीक है, ये हम थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, एंड द लास्ट टॉपिक में हम कवर करने वाले हैं सेल डिवीजन अ लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक है, इसको तो बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। सेल डिवीजन का जो टॉपिक है ये एग्जामिनर 100% पूछता ही है, कभी ना कभी तो पूछेगा ही। ठीक है, भले यूनिट में पूछेगा, टर्म में भी पूछेगा और बोर्ड एग्जाम में भी इसके रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो सेल डिवीजन मतलब क्या होता है, सेल डिवीजन से ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलपमेंट कैसे होता है और कितने टाइप के सेल डिवीजन होते हैं। ठीक है, तो मेनली हम 2 टाइप ऑफ सेल डिवीजन पढ़ने वाले हैं, एक का नाम है माइटोसिस और एक का नाम है मियोसिस। ठीक है, तो ये आपको इंट्रोडक्शन समझ में आया। ठीक है ना, तो किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ना अपना एक कॉन्सेप्ट मैप बनाना चाहिए कि हम पढ़ने क्या वाले हैं। ठीक है ना, इससे क्या होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाता है और आपको ये भी पता रहता है कि हमें कौन से चैप्टर में, कौन से कॉन्सेप्ट में कितनी टाइम और एफिशिएंसी देनी है। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन समझ में आया, 4 पार्ट में है, चारों पार्ट हम लोग आप क्या करेंगे, एकदम डायग्रामेटिक व्यू के साथ में पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों
मैं आपके मेन टॉपिक यानी कि लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपके कुछ सवाल पूछे गए, टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग में ही कुछ सवाल पूछे गए, समथिंग 6 से 7 सवाल पूछे गए। ये क्वेश्चंस को मैं क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं मेन टॉपिक पे जंप करूंगा। तो जितने लोगों को ये क्वेश्चंस आते हैं ये पार्ट स्किप कर सकते हैं, और जितने लोगों को नहीं आता है, ठीक है ना, जितने लोगों को सुनना है, बेसिक क्लियर करना है, तो ये थोड़ा सा टॉपिक सुन लो। पहला सवाल क्या पूछा गया है कि आपकी बॉडी में फूड स्टफ और न्यूट्रिएंट का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो इसके सवाल के लिए हम आंसर ये है कि आपकी बॉडी हर टाइम पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहती है उनको, ठीक है। जो भी काम करना है, सो रहे हो, जाग रहे हो, बोल रहे हो, खेल रहे हो, दौड़ रहे हो, ठीक है, तो जो कुछ भी काम करते हो इसको हमेशा क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए रहता है, ठीक है। अब इस एनर्जी का सिंथेसिस बॉडी में करना है, लेकिन एनर्जी बनाने के लिए कुछ तो चाहिए, क्या चाहिए, फूड स्टफ चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, बाहर से फूड मटेरियल खाते, डाइजेस्ट होता है, और डाइजेस्ट होने के बाद में आपके बॉडी पार्ट में एब्जॉर्ब होता है। क्या डायरेक्टली एब्जॉर्ब होने के बाद में आपके फूड मटेरियल से एनर्जी निकलता है क्या, नहीं, ठीक है। तो फूड मटेरियल के साथ में और एक मॉलिक्यूल चाहिए होता है जो है ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन और फूड मॉलिक्यूल ये दोनों मिक्स होते हैं और क्या करता है, आपके फूड मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं। जैसे फूड मॉलिक्यूल टूटता है दो पार्ट में, ठीक है ना, छोटे छोटे पार्ट्स में टूटता है, वहां से रिलीज होते ही एटीपी का, किसका रिलीज होता है, एटीपी रिलीज होता है, ठीक है। और यही एनर्जी आपकी बॉडी में यूज किया जाता है, ठीक है। समझ में आया क्या है आपके न्यूट्रिएंट और आपके ऑक्सीजन का क्या, फूड स्टफ का इंपॉर्टेंस क्या है, टू प्रोड्यूस द एनर्जी, ठीक है, जो भी आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड रहती है, ठीक है। इसके बाद में दूसरा सवाल ये पूछा गया है कि बैलेंस डाइट नेसेसरी क्यों है। बैलेंस डाइट इसलिए नेसेसरी है क्योंकि हर एक फूड मटेरियल, ठीक है ना, हर एक कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, लिपिड्स, फैट्स, जितने भी मॉलिक्यूल्स है, सब कुछ अपना अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में एक बैलेंस बना हुआ रहता है। अगर ये सब फूड मटेरियल्स अगर आपने नहीं खाए, अगर बैलेंस डाइट नहीं लिया, तो क्या हो सकता है, आप वीक हो सकते हो या फिर आप ज़्यादा मोटे हो सकते हो, ठीक है। आपने देखा होगा जो बच्चे दूध नहीं पिलाया जाता है, ठीक है ना, जिन बच्चों को बचपन में दूध कम पिलाया जाता है वो बहुत ज़्यादा वीक होते हैं। क्यों, वहाँ पे डेफिशिएंस हो गया मिल्क का। कुछ बच्चे रहते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाते हैं, जिससे क्या होता है, ओबेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। इसीलिए बोला गया है कि हमें ना तो ज़्यादा ऑयली खाना है और ना ही तो हमें आपके जो फूड्स है इनको अवॉइड करना है, ठीक है। सबको लेना है लेकिन बैलेंस डाइट में लेना है। बैलेंस डाइट में लेने से क्या होता है कि आपका जो बॉडी है वो एक सस्टेनेबल प्रॉपर्टी में रहता है, और वह आपके पास में क्या कर सकता है, देखो यहाँ पे जितने भी आपके पास में एक राइट प्रोपोर्शन में आपके जितने भी विटामिन है सब अपना अपना फंक्शन करते हैं। तीसरा पूछा गया है फंक्शन ऑफ द मसल्स, ठीक है, मसल्स का फंक्शन क्या होता है। तो मसल क्या करता है कि आपकी बॉडी को, ठीक है ना, मूवमेंट कराने के लिए मदद करेगा। क्या करता है, मूवमेंट कराता है। अब मसल्स भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है वॉलेंट्री मसल और एक होता है इनवॉलेंट्री मसल। तो वॉलेंट्री मसल ऐसा मसल होता है जो आपकी कंट्रोल में रहेगा, और इनवॉलेंट्री मसल ऐसा मसल होता है जो आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा। जैसे एग्जांपल, जब आप दौड़ते हो तो आपकी बॉडी को रोकना है तो आप अपने आप रुक जाते हो, दौड़ना है अपने आप चलना स्टार्ट करते हो, दौड़ना स्टार्ट करते हो, ठीक है। तो ऐसे मसल जो आपके दिमाग के कंट्रोल में है, ठीक है ना, आप जिसको कंट्रोल कर सकते हो, इनको बोला जाता है वॉलेंट्री मसल। दूसरा है आपकी बॉडी में हार्ट बीट होता है, सर्कुलेशन होता है, फिल्ट्रेशन होता है, किडनी काम कर रहा है, डाइजेशन हो रहा है, ठीक है। तो जितना भी आपकी बॉडी के अंदर प्रोसेस चल रहा है और जिसके ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर पाते हो, इनको बोला जाता है इनवॉलेंट्री मसल्स, ठीक है। तो मसल का फंक्शन पता चला क्या है कि मूवमेंट कराना है बॉडी पार्ट्स में, ठीक है। इसके बाद आपको चौथा सवाल पूछा गया है कि डाइजेस्टिव जूस, ठीक है ना, कि आपके बॉडी में जो आपके डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं इनका काम क्या करते हैं। स्टमक के अंदर बहुत सारे डिफरेंट टाइप ऑफ जूसेस प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या काम करेंगे, एक समथिंग कैटलिस्ट की तरह काम करते हैं। क्या काम करते हैं, कैटलिस्ट की तरह। कैटलिस्ट क्या होता है, एक ऐसा चीज होता है जो आपके रिएक्शन को स्पीड करेगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल बताता हूँ, आप जो खाना खाते हो आपकी बॉडी में जाने के बाद पचना चालू हो जाता है, ठीक है, पचता है और आगे कैरी फॉरवर्ड होता है। अगर यही कैटलिस्ट नहीं होता तो आप जो भी खाना खा रहे हो इसको पचने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाता, ठीक है, और ज़्यादा समय लगता तो एनर्जी का प्रोडक्शन भी बहुत कम हो पाता,
ठीक है। तो समझो क्या था कि आपके एंजाइम्स क्या करते हैं कि आपके बॉडी के अंदर, ठीक है, जो आपके बॉडी के अंदर है उसको रिएक्शन को स्पीड आउट करवाते हैं। फिर देखो ये जो आपके एंजाइम्स है दो काम कराते हैं, एक एसिडिटी बनाते हैं और एक आपका इसमें बेसिसिटी बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप बाहर की सामान खाते हो तो उसके अंदर वायरस बैक्टीरिया कुछ ना कुछ आ जाता है, ठीक है। तो जो HCl प्रेजेंट होता है वो क्या काम करता है, एक एसिडिक एनवायरनमेंट बनाता है जिससे कि आपके जो भी बैक्टीरियास आपके पेट में आए हैं, भले आपने समोसा खाया हो, वड़ा पाव खाया हो, कुछ भी खाया हो, ठीक है ना, तो वो सब क्या होते हैं, किल आउट हो जाते हैं और छोटे छोटे बॉडी पार्ट्स में टूट जाते हैं, ठीक है। इसी के साथ में और आगे जाओगे तो आपको एक लाइपेज करके एक एंजाइम होता है जो क्या काम करेगा कि फूड मॉलिक्यूल को बेसिक बनाएगा, ठीक है। और बेसिक बनने के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और वहां पे एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। तो समझाया एंजाइम मतलब कि आपके जो एंजाइम्स इनका क्या काम होता है कि आपके जितने भी रिएक्शन है इनको स्पीड में कराना, बस इतने। उसके बाद पांचवा पूछा गया है कि एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या काम होता है, ठीक है। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या करेगा कि आपके बॉडी में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है इन सबको बाहर एलिमिनेट करने का काम करता है, बस इतना। छठा सवाल है सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करेगा। सबको पता है सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करेगा, एक बॉडी पार्ट से सामान उठाएगा दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो जिसमें से आपके मेन जो होते हैं वेसल्स, ठीक है, वेसल क्या काम करेंगे, एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक किसी भी चीज़ का पहुंचाने काम करेंगे, भले आपके न्यूट्रिएंट हो जाने दो, प्रोटीन्स हो जाने दो, वाइटामिन्स हो जाने दो, कुछ भी मॉलिक्यूल हो वो क्या होगा आपके पास में एक बॉडी पार्ट से दूसरे बॉडी पार्ट तक पहुंचेगा, ठीक है। इसी के साथ में जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं RBC, ठीक है, ये क्या काम करेगा, ऑक्सीजन को बाहर से लेता है, ठीक है, आपके बॉडी के अंदर आया ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन को लंग से हर एक बॉडी के टिश्यू यानी कि हर एक सेल तक पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है। सर्कुलेटरी का मतलब बस इतना ही है, किसी भी चीज को सर्कुलेट कराना ऑल ओवर द बॉडी, ठीक है। सातवां क्वेश्चन पूछा गया है कि आपके बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स चल रहे हैं, ठीक है ना, जितने भी एक्टिविटीज चल रही है इन सबको कंट्रोल कौन करता है। तो सिंपली इन सबको कंट्रोल करता है नर्वस सिस्टम। आप दौड़ते हो, आपको भूख लगता है, आप देखते हो, आप सुनते हो, ठीक है, तो जितना भी प्रोसेस करने वाला मतलब कि प्रोसेस मतलब कि कोऑर्डिनेशन है, ठीक है ना, जितने भी बॉडी पार्ट्स में चल रहा है काम, इन सबको कंट्रोल कौन करेगा, नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ठीक है। आप जैसे कहीं पे घूमने का मन किया, किसने बोला, नर्वस सिस्टम है। कहीं पे आपको चोट लग जाती है, पेन हो रहा है, कौन बता रहा है, नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो जितने भी एक्टिविटीज चल रहे हैं इन सबको मैसेज में कन्वर्ट करना और आपके माइंड तक पहुंचाना किसका काम होता है, नर्वस सिस्टम का होता है, ठीक है। यहाँ तक तो आपके सातों के सातों सवाल यहाँ पे क्लियर होते हैं, ठीक। तो आ जाओ बच्चों टॉपिक पे आ जाओ। पहला टॉपिक है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लाइफ प्रोसेस। सो टॉपिक सीखने से पहले आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, जिससे क्या होगा कि आपके नोट्स प्रिपेयर हो जाएंगे, ठीक है। सो ध्यान दो, क्या बोला गया है कि इस दुनिया में बहुत सारे लिविंग थिंग प्रेजेंट है और जितने भी लिविंग थिंग प्रेजेंट है उन सब के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ लाइफ प्रोसेस होते रहते हैं, ठीक है, और बहुत सारे सिस्टम उसके अंदर इन्वॉल्व रहते हैं। अब ये सब जितने भी सिस्टम है सारे सिस्टम एक कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। कोऑर्डिनेशन में काम करने से क्या होता है कि जितने भी सिस्टम प्रेजेंट है इन सब के बीच में कोई भी रुकावट नहीं आती, जितना भी काम है एक बहुत अच्छे तरीके से निकल जाता है। जैसे में आप खाना खा रहे हो, दांत चबा रहे हो, फिर पेट पचा रहा है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन आपका एनस निकाल रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि एक जो प्रोसेस है उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गन प्रेजेंट है और सारे के सारे ऑर्गन कैसे काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली अपने तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन कैसे काम करें, कोऑर्डिनेशन में काम करें, ठीक है। अब देखो बच्चों, जितने भी ऑर्गन्स हैं इन सबको काम कराने के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्या इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखने के लिए जो प्रोसेस है, मेंटेन करके रखने का जो प्रोसेस है इसको बोला जाता है होम्योस्टैसिस। क्या बोलते हैं, होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे आपकी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। भले ही आप बारिश में चले जाओ, भले आप बर्फ में चले जाओ, भले आप रेगिस्तान इलाके में चले जाओ, कहीं पे भी चले जाओ, लेकिन आपकी जो बॉडी है इसका टेम्परेचर कैसा रहेगा, मेंटेन रहेगा। और कितना रहेगा, 37.5 डिग्री सेल्सियस रहेगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि आपकी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं इन सबको काम करने के लिए कितना टेम्परेचर चाहिए, समथिंग आपके पास में 37.5 डिग्री सेल्सियस चाहिए और ये पर्टिकुलर टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है यहाँ तक, ओके। फिर उसके बाद देखो जितने भी आपके बॉडी में मतलब कि बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस चलते रहते हैं,
कौन कौन से समथिंग आपके पास में क्या क्या है, एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, ठीक है। बहुत सारे सिस्टम आपकी बॉडी में काम कर रहे हैं, लेकिन कैसे काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली। कैसे काम कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली, और कैसा, कोऑर्डिनेशन के साथ में। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूं, आप एक कबड्डी प्लेयर हो, ठीक है, आपकी पूरी टीम है, तो जो कबड्डी प्लेयर होता है वो इंडिपेंडेंटली काम करता है, अकेला काम करता है, लेकिन किस में काम करेगा, पूरी टीम के साथ में काम करेगा। इसी की तरह आपकी बॉडी में भी बहुत सारे ऑर्गन अलग अलग है, लेकिन काम कैसे करते हैं, कोऑर्डिनेशन के साथ में काम करेगा, ठीक है। अब देखो, आपकी बॉडी में जो भी आपने खाना खाया, जो भी आपने डाइजेस्ट किया, जो भी आपने एब्जॉर्ब किया, एक जगह से दूसरे जगह पे जो भी लेके जाने वाला सिस्टम होता है, इसको बोला जाता है सर्कुलेटरी सिस्टम। क्या बोलते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। यानी कि आपकी बॉडी में जो भी खाना बना है, जो भी खाना पचा है, वो एक जगह से दूसरे जगह तक कौन लेके जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम लेके जाएगा। देखो, अब ये सर्कुलेटरी सिस्टम हर एक सेल में जाएगा। हर एक सेल के अंदर क्या रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पे प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म में। जैसे कि ये आपका एक सेल है, ये न्यूक्लियस, अगल बगल के साइटोप्लाज्म, और बीच में क्या रहेगा आपका यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो फूड मॉलिक्यूल यहाँ से आया, साइटोप्लाज्म से आपके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होता है, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर तो हो गया, अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होते क्या एनर्जी प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा क्या, नहीं, ठीक है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर फूड स्टफ आ गया, क्या आ गया, फूड स्टफ आ गया, लेकिन फूड स्टफ के साथ में और एक चीज चाहिए जिसका नाम होता है ऑक्सीजन। क्या नाम होता है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बगैर कितना भी आप खाना खा लो, लेकिन आपकी बॉडी में एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया प्लस ऑक्सीजन देन प्रोड्यूस आपके पास में क्या होगा, एनर्जी। समझ में आया, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया है, ऑक्सीजन है, तो ही आपके एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, नहीं तो फिर एनर्जी का प्रोडक्शन नहीं होगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है, ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। कहाँ पे हो रहा था ये, साइटोप्लाज्म में, किसके मदद से, फूड स्टफ के साथ में और आपके ऑक्सीजन के साथ में। तो जितना भी एनर्जी प्रोडक्शन का काम चल रहा है, जितने भी दूसरे प्रोसेसेस चल रहे हैं, इन सबको संभालेगा कौन, संभालने का काम दिया जाता है नर्वस सिस्टम को। किसको दिया जाता है, नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम क्या करता है कि हर एक बॉडी पार्ट के जितने भी प्रोसेस चल रहे हैं, इन सब पे कंट्रोल रखेगा, ठीक है। कंट्रोल रखने से क्या होता है कि बॉडी के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों भी अच्छे तरीके से होता है। अगर कंट्रोल नहीं रखा जाता तो आपकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो एक ही जगह पे रह जाता, पता ही नहीं चलता कि इस सेल को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो इस सेल का ये जो एनर्जी ज्यादा यहाँ से वहां कैसे पहुंचता, नहीं पता चलता, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल देखता है, कहाँ पे कम है वहां पे पहुंचाएगा, जहां पे ज्यादा है वहां से निकालेगा, ठीक है। जैसे कि आपके अगर मम्मी पापा कहीं बाहर चले जाते हैं, तो आप मोबाइल लेके सिर्फ मोबाइल चलाते रहते हो, कुछ में कुछ करते रहते हो, लेकिन जैसे ही वो आते हैं आप बुक निकाल के बैठ जाते हो। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके मम्मी पापा आप पे कंट्रोल रखे हुए, जिसकी वजह से आप पढ़ाई कर रहे हो और आपके अंदर डेवलपमेंट देखने मिल रहा है, ठीक है। सेम कंडीशन में आपके जो नर्वस सिस्टम है वो पूरे के पूरे बॉडी को संभालेंगे, ठीक है। एनर्जी प्रोडक्शन यहाँ पे खत्म होता है इन द ह्यूमंस, ठीक है। प्लांट के अंदर देखो, जितने भी प्लांट है ये सारे के सारे ऑटोट्रॉपिक होते हैं। कैसे होते हैं, ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब होता है कि जो अपने आप से खाना बना सके, ठीक है ना, मतलब कि रॉ मटेरियल से जो आपके बाहर से रॉ मटेरियल लेंगे और खाना बना पाएंगे, ठीक है। और कौन से प्रोसेस से ये बनाते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कौन से प्रोसेस है, फोटोसिंथेसिस। एक ऐसा रिएक्शन है जहां पे प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। अब खाना बना लिया, खाना बनाने के बाद में कुछ एनर्जी खुद यूटिलाइज करेंगे जितना रिक्वायर रहेगा, और बाकी का जो एनर्जी बच जाता है इसको वो स्टोर कर लेते हैं। क्या करते हैं, स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लीफ, स्टेम, रूट, फ्रूट, ठीक है, नेक्टर। तो जितने भी आपके प्लांट बॉडी है उनके अंदर जो एक्सेस अमाउंट ऑफ फूड है वो स्टोर हो जाता है, ठीक है। अब ये जो स्टोर फूड है, ठीक है ना, मतलब कि आपके पास में ये जो स्टोर्ड फूड था, ये स्टोर्ड फूड अब यूटिलाइज कौन करेगा, एनिमल्स और ह्यूमंस। कौन यूटिलाइज करेगा, एनिमल्स और ह्यूमंस वो स्टोर्ड फूड को यूटिलाइज करेंगे। क्यों यूटिलाइज करते, ताकि उनको बहुत सारा न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। कौन कौन से न्यूट्रिएंट, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है। ऐसे बहुत सारे उनको जो प्रोटीन चाहिए होते हैं, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, जिससे उनकी बॉडी काम करती है। अब देखो,
एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कार्बोहाइड्रेट सबसे मेन माना जाता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट का बहुत सारे सोर्स है। आप कुछ भी खाते हो, दाल चावल चपाती रोटी, जितना भी आप कुछ भी खाते हो, या स्वीट पोटैटो और शुगर कैन, ठीक है, जो कुछ भी खाते हो, इन सब के अंदर से आपको कार्बोहाइड्रेट मिलता ही मिलता है, ठीक है। और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो, एक कार्बोहाइड्रेट यानी कि 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको 4 किलो कैलोरी एनर्जी निकाल के देता है। कितना? 4 किलो कैलोरी 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट निकाल के देगा। समझ में आया तक मैंने क्या बताया कि जो भी लाइफ प्रोसेसेस चल रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, कौन से, तो ये सब आपके लाइफ प्रोसेस है। और ये यहाँ से एनर्जी प्रोडक्शन, ये प्लांट के अंदर का लाइफ प्रोसेस है और उसके अंदर का एनर्जी प्रोडक्शन, ठीक है। अगर मैं इन सारे प्रोसेस को अगर शॉर्ट में खत्म करना चाहूँ तो मेरे 2 स्टेप के अंदर पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है, ठीक है। देखो, पहला प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस वाला। हमने क्या देखा है? फोटोसिंथेसिस इज अ रिएक्शन इन विच फूड मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या होता है, प्लांट बॉडी बाहर से क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस क्या लेता है? वाटर, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ठीक है। ये दोनों के प्रेजेंस में प्लांट बॉडी क्या बनाता है? ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज बन गया, ठीक है। ये इसका मेन प्रोडक्ट। प्लस बनता है ऑक्सीजन, बाय प्रोडक्ट, प्लस बनेगा आपके पास में H2, ठीक है। ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को बोला जाता है फोटोसिंथेटिक रिएक्शन, ठीक है, जिसमें एनर्जी का प्रोडक्शन होगा और ये एनर्जी खुद भी यूटिलाइज करेगा और बाकी के एनिमल्स के लिए भी स्टोर करके रख देता है, ठीक है। ये पहला प्रोसेस खत्म हो गया। दूसरे प्रोसेस में हमने क्या देखा कि यही जो एनर्जी है एनिमल खाएगा, ठीक है, और खाने के बाद में क्या करेगा? खाया, चलो खाया, ये इसने खा लिया O6 C6H12O6, ठीक है। उसके बाद में बाहर से क्या लेता है? ऑक्सीजन लेता है। क्या लेता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कौन दिया? ये भी प्लांट ने ही दे दिया, ठीक है। अब ये प्रोसेस हो कहां पे रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। हाँ, हमने पढ़ा ना, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? ठीक है, तो ये प्रोसेस कहां हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या करते हैं कि ग्लूकोज को तोड़ेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? ग्लूकोज को तोड़ेगा। जैसे ये ग्लूकोज का एक बड़ा मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन जैसे ही आएगा क्या हो जाएगा कि सारे मॉलिक्यूल छोटे 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 पार्ट्स में टूट जाएंगे। और जैसे छोटे छोटे पार्ट्स में टूटेंगे, यहाँ से प्रोड्यूस होता है एनर्जी। क्या प्रोड्यूस होता है? एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में एटीपी का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। वापस से लिख देता हूँ अच्छे से, किसका प्रोडक्शन हुआ? एटीपी का फॉर्मेशन, प्लस यहाँ से प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस यहाँ से प्रोड्यूस होगा H2O, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे किसी काम का नहीं, बाहर निकल जाता है, ठीक है। वाटर आपके बॉडी में कुछ काम आया तो आया, नहीं तो क्या हो जाएगा कि आपके बॉडी यानी कि यूरिनेशन के थ्रू बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस था फोटोसिंथेसिस, और ये जो प्रोसेस है इसको बुलाता है रेस्पिरेशन। कौन सा प्रोसेस? रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच फूड मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस। समझ में आया यहाँ तक? तो अपना ये जो प्रोसेस है, इन सब के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये सारे सिस्टम इसलिए होते हैं ताकि हमें क्या प्रोड्यूस करना होता है? एटीपी प्रोड्यूस करना होता है। समझ में आता है? ठीक है, ज़्यादा कुछ हार्ड नहीं था, बहुत सिंपल टॉपिक है, बस 2 प्रोसेस है। ये 2 प्रोसेस के अंदर आपका पहला टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये रिएक्शन को याद करके रखना, ये भी रिएक्शन को याद करके रखना। ये समथिंग कभी कभी पूछ लिया जाता है, हर टाइम तो नहीं पूछते, लेकिन कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका पहला टॉपिक होता है फिनिश। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे आपके नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो बाय बाय।